हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं फिनोल्स और अल्कोहल्स एंड ईथर वाला। तो सब इसमें हम सबसे पहले कल हमने प्रिपरेशंस कर ली थी, आज हम इसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अल्कोहल्स और फिनोल्स की। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो ये क्या कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो जितने ज़्यादा कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे उतने ही उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मतलब 3 कार्बन चेन है और एक 4 कार्बन चेन वाला OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब लास्ट में ऐसे, तो इस वाले का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इस एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जिसमें 3 कार्बन लगे हुए हैं। तो कार्बन जैसे जैसे कार्बन ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द OH ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिनोल्स की जनरली उसके हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन मतलब हेलाइड्स के कंपेयर में जो अल्कोहल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है इंटरमोलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। It is interesting to note that boiling points of alcohol and phenols are higher in comparison to their other classes. Other classes कौन कौन सी है? हाइड्रोकार्बन हो गया, ये तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हो गए, ईथर्स हो गए, हेलो एल्केन्स हो गए, हेलो एरिन्स हो गए, सारे के कंपेयर में क्या है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड प्रोपेन है, मतलब एक इथेनॉल को हम नॉर्मल प्रोपेन से कंपेयर करते हैं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और फिर एक इसमें दे रखा मिथॉक्सीमीथेन का इन दोनों के कहीं बीच में होगा। ये देखो इथेनॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया गया है 351 केल्विन का। फिर मिथॉक्सीमीथेन का 248 केल्विन और 231। सॉरी एग्जैक्ट डाटा तो कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी कंपेरेबल हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कंपैरिजन करते वक्त। देखिए यहाँ एक लाइन भी लिखी हुई है द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है और इनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। तो क्या कहता है सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ है ना जो अल्कोहल और फिनोल की उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही है। तो सोल्यूबिलिटी भी यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही हम इसकी सोल्यूबिलिटी देखते हैं। द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। ठीक है। वहाँ पे पीछे हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो सी ब्रांचिंग बढ़ने से बढ़ेगी, लेकिन सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी कार्बन की जो चेन है वो समझने के लिए मैं बता रही हूँ। कार्बन चेन है, कार्बन चेन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी सोल्यूबिलिटी के। ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये एक इनका रिलेशन था। ठीक है। एक ये एग्जांपल है, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। पेंटेन 1 ओल, ब्यूटेनॉल 2 ओल, इथेनॉल प्रोप 1 ओल और मिथेनॉल। तो देखो सॉल्यूशन के साथ ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब मिथेनॉल का क्या है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, फिर इथेनॉल का, फिर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो लास्ट में देखो पेंटेनॉल है। ठीक है। और उससे पहले ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन तो देखो ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल में तो कोई वो दिक्कत है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है। और ये है 2 ओल, ये मतलब सेकेंडरी पे हमने ओल लगा रखा है। इसका ब्यूटेन ओल का जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसका ज़्यादा होगा, जबकि इसका कम होगा। तो कि याद रख लेना ऐसे प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन हो गए, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। नेक्स्ट है 1 ओल एंड ब्यूटेनॉल। इसमें देखो तो इसमें भी देखो पेंटेनॉल पहले तो इनका ऑब्वियसली 5 कार्बन तो ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो पेंटेनॉल है मतलब एल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है अल्कोहल का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्कोहल का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड और मिथॉक्सीथेन मतलब एस्टर वगैरह से भी, और ब्यूटेन से तो ज़्यादा होते ही है। तो एग्जाम्पल ये काफ़ी
इम्पोर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से उठ के, और हम एक्सप्लेन करने के तो काम आ ही रहा है। सॉरी। अब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने अल्कोहल्स की ही केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना, और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो क्या कह रहा है, अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो कब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और कब एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये चीज़ है ना डिपेंड करती है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है। तो अल्कोहल्स की हम जो रिएक्शन है ना नेमली दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो है ये OH बॉन्ड है वो ब्रेक होना, और दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। मतलब जैसे कि देखो ये नॉर्मल फिनोल दे रखा है, इसमें देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो अलग इसको प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो अलग प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो क्या कहता है, अल्कोहल्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करेगा, जब क्या है इसके बॉन्ड OH बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है OH वाला, तो फिर क्या है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर्स है, तो इसको क्या है एक न्यूक्लियस चाहिए, मतलब ऐसा जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये लोन पेयर वहाँ पर आराम से अटैक कर सकते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा, जब CO बॉन्ड ब्रेक हो। CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या है कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो जो OH है वो OH नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा, तो कार्बन के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ ये आराम से यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन उस पर अटैक कर देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो खुद कैसे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो जैसे मैं बता रही थी, बेस्ड ऑन क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड, हम इसको दो कैटेगरी से और दो ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है एसिडिटी। पहले एसिडिटी के बारे में बताते हैं कि OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे इसकी एसिडिटी पे फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है। ROH, तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो RO नेगेटिव बच जाएगा और H पॉजिटिव चला जाएगा। तो RO नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव होके उसके साथ क्या है रिएक्ट कर लेगा। देखो जैसे RO नेगेटिव बच जाएगा ना, H पॉजिटिव में चला जाएगा, और यहाँ पे दो Na है तो एक Na पॉजिटिव इसके साथ अटैक करके क्या है सोडियम अल्कोक्साइड बना लेगा। तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। ऐसे ही ये टर्शरी वाला और फिनोल भी क्या है सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। इसमें ये दे रखा है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कह रहा है, द अबव रिएक्शन शोन दैट अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्योंकि H पॉजिटिव जा रहा है, O नेगेटिव बच रहा है, तो जो कुछ H पॉजिटिव डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो यहाँ से देखो ये तो एसिड बन जाएगा जिसके साथ अल्कोहल है, और ये बेस इसके ऊपर आके, मतलब जो H पॉजिटिव ले जाएगा वो तो बेस होगा ना, तो अल्कोहल खुद तो एज एसिड रिएक्ट करेगा और ये बेस, तो उसके बाद कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर H पॉजिटिव चला जाता है तो OR जो नेगेटिव बच गया पीछे वो क्या है कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो ऐसे इसकी एसिडिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये क्या कह रहा है, जो प्राइमरी वाला है उसकी क्या है एसिडिटी ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की। देखो R क्या है डोनेटिंग नेचर का होता है ना, तो इसको क्या है इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इसको देगा और ये कार्बन को देगा। तो मतलब कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब ये किस पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन पे। अब देखो ऑक्सीजन के पास जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही वो अच्छा H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, मतलब जाने नहीं देगा। और अच्छा एसिड क्या होता है, जो आराम से H प्लस को जाने दे, तो ये तो आराम से जाने नहीं देंगे, तो इसकी सबसे कम एसिडिटी। फिर सेकेंडरी की क्योंकि इस पर 2 R लगे हुए, और फिर प्राइमरी की। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर पढ़ते हैं हम, ये कंजुगेट एसिड बेस ही दे रखा है इसमें, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। ठीक है, फिनोल्स की एसिडिटी कैसे बढ़ती है। अब देखो नॉर्मल अल्कोहल है और फिनोल, तो इसमें फिनोल्स की जो है ना एसिडिटी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अल्कोहल। जैसे कि ये है CH3OH है और एक है फिनोल, इसको हम फिनोल बोलते हैं ना।
तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू मिथेनॉल। बताऊँ क्योंकि इसमें देखो ये है ओ नेगेटिव, यहाँ पे लोन पेयर है, ये इसको किसको दे देगा, बेंजीन रिंग को, और ये डिलोकलाइज्ड हो जाए। मतलब जो बेंजीन रिंग का है ना वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो वो ओ नेगेटिव से अपना क्या है वो ले लेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये फिर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये H पॉजिटिव को आराम से छोड़ देगा। जबकि ये ऐसा यहाँ नहीं है, ये ऐसा कोई ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर है नहीं, बल्कि यहाँ पे तो CH3 का हम देखो, यहाँ पे तो CH3 का हम क्या है, ऐसे डोनेटिंग नेचर पढ़ते हैं ना, तो मतलब ये इसको देगा ऑक्सीजन को और ये इजीली बाइंड करेगा। तो ये इतने अच्छे एसिड नहीं होते जितने कि ये फिनोल होगा। मतलब जो रिंग वाले होंगे हमारे वो ज़्यादा अच्छे एसिड होंगे, क्योंकि ये H पॉजिटिव को इतना इजीली होल्ड नहीं कर पाते। sp2 यहाँ पे कार्बन होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलरेडी होता है, तो ये H पॉजिटिव को इजीली छोड़ देंगे। इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे O नेगेटिव बना है ना, तो ये नेगेटिव इसमें आराम से रेजोनेट हो सकता है, तो ये H पॉजिटिव आराम से चला जाएगा, और जितना H पॉजिटिव आराम से जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास एसिड होगा। देखो इस टेबल को पढ़ते हैं, इसमें क्या देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, पेरा नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनोल दे रखा है, ओ क्रिजोल दे रखा है। देखो ये स्ट्रक्चर, देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल पहले तो नाइट्रोफिनोल OH इसके साथ लगा है NO2, पहले तो इन्हीं को देखते हैं। फिर नॉर्मल हमारे पास क्या है, एक फिनोल है, ठीक है, और एक है हमारे पास क्रिजोल। क्रिजोल में क्या है, बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है। पहले तो इन तीनों को कंपेयर करते हैं। अब देखो NO2 को क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन तो पहले विड्रॉइंग नेचर है, ऊपर से NO2 भी खींच रहा है, तो ये ऑक्सीजन से और खींचेगा तो ऑक्सीजन को क्या है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ H बचेगा, और जो कि इजीली H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑक्सीजन में तो कोई ग्रुप नहीं लगा, इधर से सॉरी फिनोल में कोई ग्रुप नहीं लगा, और यहाँ पे क्या है CH3। अब CH3 का क्या है, डोनेटिंग नेचर है, ये इसको डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग इसको डोनेट करेगी। ये इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रो वाले का, और फिनोल जो नॉर्मल है, तो ये H पॉजिटिव को अपने तरफ होल्ड रखेगा, इतना इजीली नहीं जाने देगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया हमारे इसमें, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया है नाइट्रो वाला, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है। फिर नॉर्मल फिनोल, और उसके बाद जिसके पास CH3 लगा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर देगा और H पॉजिटिव को इतने इजीली जाने नहीं देगा। तो इस टेबल में ये है सब, मैं दिखाती हूँ आपको वैल्यूज़। देखो जैसे ऑर्थो, देखो पीके क्या होता है, मतलब जितना ज़्यादा पीके होगा ना उतना कम हमारा एसिडिक होगा। तो मतलब जितने एसिड पीके की वैल्यू कम दे रखी है ना, मतलब उतना अच्छा एसिड है। तो सबसे कम पीके की वैल्यू क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की और पैरा नाइट्रोफिनॉल की दे रखी है, मतलब एज कंपेरेटिवली इक्वली है। तो नाइट्रो वाला की कम वैल्यू दे रखी है, मतलब ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। फिर तीनों ही है, मेटा वाला की थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखो फिनोल की है, और उसके बाद ऑर्थो क्रिजोल, मेटा क्रिजोल, पैराक्रिजोल की ऑलमोस्ट CMC है, मतलब जो नाइट्रो वाला है उससे तो ज़्यादा है तो मतलब कम एसिडिक है। फिर उसके बाद इथेनॉल की तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना है पीके और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ज़्यादा एसिडिक उतनी ही पीके वैल्यू कम होगी। तो क्या लिखा है, फ्रॉम द अबव डाटा यू विल नोट दैट फिनोल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल। तो मतलब जो फिनोल है वो 10 है और ये 15 है, तो मतलब मिलियंस टाइम क्या है, एसिडिक है, ठीक है। अब ये देखो एग्जांपल, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये जिस पे 3 नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं वो तो और भी ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, जैसे ये एक कर रहा था, ऐसे 2 और लगेंगे तो और भी ज़्यादा, तो ये H पॉजिटिव इजीली छोड़ देगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर ये 2 जिस पे लगे हैं, फिर जिस पे 1 लगा है, फिर ये नॉर्मल फिनोल, और ये फिर जिसमें मिथाइन और प्रोपेनॉल जो सिंपल एल्कोहल है, ठीक है। क्योंकि साइक्लिक वाले जो बेंजीन वाले वो तो ज़्यादा ही है नॉर्मल से, तो प्रोपेनॉल तो लास्ट में आने वाला है। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन JEE
में आया हुआ है, मुझे ईयर याद नहीं है, पर डिटो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्पल। तो हमें सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, चाहे आगे पीछे या फिर कोई भी एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल दे दें यहाँ पे। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल और फिनोल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या है, एस्टर बनाते हैं। जैसे देखो ये राइन और अल्काइल दोनों तरह के जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये है सैलिसिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं। तो क्या है इसमें, जब हम एसिटाइल ग्रुप को जब सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो क्या करता है, जो OH को H को सब्स्टिट्यूट करके खुद ऐड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फिर एसिड का फॉर्मेशन करता है एसिडिक, इसको क्या हम बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। और एस्पिरिन क्या है, एक दवाई है। तो दोनों स्ट्रक्चर एस्पिरिन का तो कई बार मुझे याद है नेट 2019 के दिसंबर वाले पेपर में कैम्फर का स्ट्रक्चर पूछ रखा था। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लें कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बताओ कौन सा है, क्योंकि केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बार देख लो, देखने भर से थोड़ा ना ध्यान रह जाता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने कहीं देखा और ये ऐसा कुछ है। मतलब ऐसा है कि हम ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते। ठीक है, अब CO बॉन्ड क्लीवेज देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, OH। अब CO बॉन्ड जब क्लीवेज होगा तो कैसे कैसे रिएक्शन हो। तो देखो पहले तो ये दे रखा है कि अल्कोहल से रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, ROH है, यहाँ पे HX है। तो ये क्या, थोड़ा पोलर बॉन्ड है, H+ और X हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और यहाँ से क्या है, ये RO नेगेटिव, मतलब ऐसे टूटेगा और ये H+ टूटेगा। तो यहाँ से H सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या है, X ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये RX की फॉर्मेशन कर लेगा और H2 होगी। अब देखो इससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा बात है नीचे वाले पैराग्राफ में जो लिखी हुई है। ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, लुकास टेस्ट। ठीक है, काफ़ी फेमस टेस्ट है जिसमें हम क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड। वो क्या कहता है कि जो हैलाइड्स होते हैं ना, वो क्या है, इमीडिएटली टर्बिड बना देते हैं। ये जो है वो आराम से टर्बिडिटी बना देता है, एज दे फॉर्म द हैलाइड्स ईजिली। तो जो टर्शरी अल्कोहल है वो क्या है, ईजिली हैलाइड्स बनाते हैं। तो टर्शरी वाले भी ईजिली क्या है, टर्बिडिटी बना देंगे। मतलब देखो ये अगर ये रिएजेंट हम उसमें मिलाएंगे तो टर्शरी वाला तो इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है, सेकेंडरी वाला थोड़ा टाइम लगाता है, जबकि प्राइमरी वाला तो लगाते ही नहीं है। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उसमें रिएजेंट मिला है, अगर तुरंत टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आ गया तो वो टर्शरी है, थोड़ा टाइम लगा है तो सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ऐसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये टेस्ट दिया गया है। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। अब डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सॉरी हाइड्रोजन के नहीं वाटर का। तो जैसे ये अल्कोहल है, इसको अगर हम किसी एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, जनरली एसिड कौन से कंसनट्रेटेड H2SO4 जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको लेंगे तो वो क्या है, एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब यहाँ से OH चला जाएगा और H दोनों से ले जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2। पर्टिकुलर इथेनॉल की क्या दे रखा है, H2SO4 के साथ दे रखा है और इथीन बना रहा है यहाँ पे। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है तो H3PO4 के साथ, जो कि 85% एसिडिक है, और टर्शरी 20%। इसका क्या मतलब हुआ, जो टर्शरी वाले हैं उनको ज़्यादा कुछ एसिडिक या कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए नहीं है, वो ईजिली डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जबकि सेकेंडरी वालों को थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड, और प्राइमरी वालों को तो सबसे ज़्यादा। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का। पर मोटा मोटा मैकेनिज्म इसमें हम देख लेते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। जैसे अल्कोहल है, कोई भी एसिड आया, अल्कोहल हमने ले रखा, कोई एसिड आया, इसको क्या है, प्रोटोनेट कर देगा और ये क्या है, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये यहाँ से तीनों क्या है, H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, जैसे ये निकला हुआ है, और यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन छोड़ जाएंगे। तो कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल होने के लिए यहाँ से एक H+ को रिमूव कर देगा और इथिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो काफ़ी इजी मैकेनिज्म में देख लेना एक बार। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल है और इसमें क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन होगी। तो वो क्या करेगा, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और ये यहाँ पे
CO बॉन्ड बन जाएगा। सच ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स आकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दीज आर नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। क्योंकि वाटर की फॉर्म में बाहर जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन की फॉर्म, तो 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे और CO बॉन्ड बच जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। और फर्दर उसको कंडीशन मिली तो वो क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब फिनॉल्स की रिएक्शन देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऑक्सीडेशन वाला बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। देखो मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। हमेशा ये बात याद रखना कि RCH2OH ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे? एसिड। ठीक है, यहाँ पे कम ऑक्सीडेशन, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जाएगा। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हम दे देंगे, जैसे ये PCC वगैरह या और भी ज़्यादा, तो वो क्या है? एसिड बना लेगा। और इसका रिवर्स क्या होता है? रिडक्शन। मतलब एसिड का रिडक्शन होगा तो पहले क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या होगा? अल्कोहल। इसकी कोई डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे अलग से। तो अभी तो हम चैप्टर कर रहे हैं, तो जो चैप्टर में जितना जितना आ रहा है मैं उतना साथ साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।